नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोष्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। NCERT साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार है। तो इसमें हमको कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना है, कोशिका के अलग अलग प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है, उनके कार्यों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले कोशिका का जो बेसिक है वो हम देखेंगे। तो कोशिका के बेसिक में है कोशिका की खोज। इसके पहले कोशिका की एक डेफिनेशन दी हुई है कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं वो सजीव होती हैं, निर्जीव होती हैं और सारी वस्तुएं बहुत सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं। तो अंगों की संरचनात्मक सूक्ष्म इकाइयाँ जो हैं और क्रियात्मक भी और संरचनात्मक दोनों इकाइयाँ जो हैं वो कोशिकाएं होती हैं। और कोशिका को हम इसी तरह से समझ सकते हैं जैसे मकान को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसी प्रकार किसी भी संरचना को बनाने के लिए जो मूलभूत इकाई हैं वो कोशिका कहलाती हैं। तो इसके बाद कोशिका की खोज है। तो देखिए, कोशिका की खोज से संबंधित है 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और ये निर्जीव कोशिका थी। कॉर्क के पेड़ से छाल के एक भाग चुनो उसने स्लाइड के द्वारा छोटी छोटी कोशिकाएं देखी थी जो कि मधुमक्खी के छत्ते के समान उसको दिखी थी। इसके पश्चात जो कोष थे उसने देखे थे छोटे छोटे, उनको उसने सेल या कोशिका नाम दिया था। पुनः कोशिका का महत्व यही है कि यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूलभूत इकाई है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता कैसे होती है। तो मुर्गी का अंडा जैसे है तो एक एकल कोशिका है और आकार में बड़े होने के कारण इसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो कोशिकाएं जो हैं अलग अलग आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये भी एकल कोशिका होती है लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। जबकि मुर्गी का अंडा जो है वो भी एक कोशिका होती है लेकिन उसका आकार बड़ा होता है, इसलिए हम उसको आसानी से देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग अंडा भी है। तो ये सभी एकल कोशिकाओं का उदाहरण है। इसके पश्चात पृथ्वी पर लाखों जीव हैं और आकृति साइज में अलग अलग हैं। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। तो कोशिकाओं की संख्या के बारे में अब हम देखेंगे। तो जीव हैं उनका शरीर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, संख्या के अनुसार हम देख रहे हैं। तो वे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है वो एक कोशी जीव कहलाते हैं, और जिनका केवल बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है वो बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। तो एक कोशिक जीव का जैसे हमने उदाहरण देखा कि मुर्गी का अंडा या शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये एक कोशिक जीव कहलाता है। इसके अलावा अमीबा और पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव कहलाते हैं। इसके अलावा बहुकोशिक जीव में बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य हैं, शेर, चीता, बाघ, ये सब बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे एक कोशी जीव जैसे अमीबा का भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि तथा प्रजनन भी करता है। और बहुकोशी जीव में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा प्रतिपादित किए जाते हैं और ये कोशिकाओं के समूह ऊतक कहलाते हैं। मतलब एक कोशी जीव में ये सारे कार्य जो हैं केवल एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन बहुकोशी जीव में विशेष कार्य करने के लिए विशेष कोशिकाओं का समूह होता है जिनको ऊतक कहा जाता है। इसके पश्चात कोशिका की आकृति है। तो अलग अलग कोशिकाओं की अलग अलग आकृति होती है, जीवों की आकृति होती है। जैसे अमीबा की आकृति दिखाई गई है, इसकी आकृति अनियमित होती है। अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध दिखाई देते हैं, जैसे ये डायग्राम में यहाँ गिवन है। इसके साथ में देखिए, अमीबा का डायग्राम यहाँ गिवन नहीं है। अमीबा का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से अमीबा का डायग्राम होता है और यहाँ अंदर इसके केंद्रक होता है।
इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं, इन्हें पादाप कहते हैं। तो ये इस तरह से इसके जो संरचना है जो बाहर निकल आते हैं, देखिए इस तरीके से हम इस समय देख सकते हैं। ये अमीबा का डायग्राम अगर है तो ये जो स्ट्रक्चर्स बाहर निकले हुए हैं ये पादाप कहलाते हैं। और भोजन का अंतर्ग्रहण और वृद्धि और गति के लिए ये सभी पादाप जो हैं यही उत्तरदायी होते हैं। इनके द्वारा ही वो भोजन का अंतर्ग्रहण, वृद्धि और गति ये सारी चीज़ें करता है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाओं में देखिए, मनुष्य के शरीर में जो WBC जो संयुक्त रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ये भी एक कोशीय संरचना का उदाहरण होती हैं जो अपनी आकृति बदल लेती है। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अवशिष्ट है, तो अवशेष अस्तित्व है। तो अमीबा एक कोशीय पूर्ण विकसित जीव है, जबकि WBC एक स्वतंत्र WBC एक कोशिका होती है। तो इसके भी WBC के आकार में भी परिवर्तन आता है। जैसे ही अगर कोई बाहर अवांछित तत्वों का शरीर के अंदर प्रवेश होता है तो WBC उसको नष्ट करने के लिए अपने आकार को परिवर्तित करती है और उनको संख्या बढ़ाकर उनको नष्ट कर लेती है। इसके पश्चात कोशिका का आकार के बारे में है कि सामान्यतः कोशिका गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इनका आकार तर्करूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। तो देखिए ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। ये शाखाओं में एक लंबी पूंछ और उसके बाद यहाँ से शाखाओं में वितरित है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य करती है। तो हमारे शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। इसके पश्चात कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं, मतलब झिल्ली चारों तरफ से घेरे होती है कोशिका के विभिन्न संगठकों को। यह झिल्ली पौधे एवं जंतु की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेल्यूलोज का बना होता है और ये कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करता है। इसके पश्चात कोशिका का साइज है। तो सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, इसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन कहा जाता है, इसके बराबर हो सकता है। इससे और कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है। परंतु अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं वो सूक्ष्मदर्शी होती हैं और नग्न आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता है, इन्हें परिवर्तित करके ही देखा जा सकता है। इसके पश्चात किसी भी कोशिका के साइज या आकार का संबंध है वो किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं हो सकता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं आवश्यक होता। मतलब किसी भी जंतु या किसी भी पौधे की जो कोशिका है, जरूरी नहीं है कि अगर वो विशालकाय है तो वो कोशिका भी विशालकाय होगी, क्योंकि कोशिका जो है वो उसका उस व्यक्ति या वस्तु के साइज से संबंध नहीं होता है। इसके पश्चात कोशिका की संरचना एवं प्रकार हैं। तो प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं, और जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, श्वांगीकरण, अवशोषण, ये अलग अलग कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार वृक्षों में भी प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, जल एवं खनिजों का अवशोषण है, ऐसे बहुत से कार्य रहते हैं जिसके लिए अलग अलग अंगों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कार्यों के हिसाब से दिया है कि एक ही कार्य करने वाली कोशिकाएं जो हैं वो ऊतक का निर्माण करती हैं, और एक ही कार्य करने वाले ऊतक जो हैं वो अंगों का निर्माण करते हैं। तो एक समान कोशिकाओं का यह समूह होता है जो कि विशिष्ट कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। इसके पश्चात कोशिका के भाग हैं। तो देखिए कोशिका के भाग में जो सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक ये प्रमुख घटक होते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली होती है जो बाह्य आवरण होता है, कोशिका द्रव्य जो है वो अंदर का एक माध्यम होता है, और केंद्रक जो होता है वो कोशिकाओं की समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है।
ये कॉन्सेप्ट है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का निगमन करती है। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का आवागमन हो जाए, कोशिका झिल्ली में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है। मतलब ये सरंध्र होती है, द्रवों का इसमें आवागमन आसानी से हो जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट देखेंगे, प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है और एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है। इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। तो कोशिका भित्ति जो है वो जंतु पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त केंद्रक पाए जाते हैं जो गोलाकार होते हैं और कोशिका झिल्ली के भीतर होते हैं, कोशिका द्रव्य में होते हैं, जीव द्रव्य में होते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य जेली के समान पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसके पश्चात देखेंगे कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली कोशिका का आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहर मोटी परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली को आबद्ध करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों को कोशिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों की से सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए वो कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी गार्ड जो है वो जंतु को पादप कोशिकाओं को प्राप्त होता है। देखिए, इसके पश्चात यहाँ पे एक डायग्राम हमारा गिवन है जो कोशिकाएं हैं, कोशिका के विभिन्न संरचना के बारे में है। तो देखिए, इसको हम देख के बता सकते हैं कि केंद्रक जो है वो अंदर पाया जाता है। ये डॉटेड जो है ये केंद्रक है, और केंद्रक के बाहर की जो बाउंड्री है कोशिका झिल्ली है और बीच में जो लिक्विड जैसा जो समझ में आ रहा है वहाँ पे वो कोशिका द्रव्य है। तो इसके पश्चात कोशिका द्रव्य के बारे में ही डिटेल है। यह जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है और कोशिका के सारे बाकी जो अंग होते हैं, ये जिनको कोशिकांग कहा जाता है, वो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इसी के माध्यम से कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइजोसोम, ये सभी जो हैं ये कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो सजीव कोशिकाओं का ये महत्वपूर्ण घटक होता है और गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य में होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित करके सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, इसे केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रावरण कहते हैं। तो देखिए, केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, मतलब केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इसे केंद्रावरण भी कहा जाता है। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है और कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। मतलब देखिए, ये जो एक बाउंड्री जैसा दिख रहा है, अगर हम मान लें कि अंदर केंद्रक है तो इसके चारों तरफ जो एक बाउंड्री जो दिख रही है केंद्रक झिल्ली कहलाती है। मतलब केंद्रक के लिए भी एक झिल्ली होती है, इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब केंद्रक की संरचना के बारे में हमको यहाँ अध्ययन करना है। तो केंद्रक की संरचना के बारे में दिया है कि सूक्ष्मदर्शी से अगर हम देखते हैं तो केंद्रक में छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे कि केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो इसमें केंद्रिका भी पाए जाते हैं और क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जो कि आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र जो है ये केवल कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। तो ये गुणसूत्र या क्रोमोसोम के बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद महत्वपूर्ण है जीन। तो जीन क्या है? तो जीन सजीवों में आनुवांशिक की इकाई है। यह जनक से संतति को आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। मतलब माता पिता की कुछ लक्षण जो है वो अपनी संततियों में या बच्चों में जाते हैं तो वो जीनों के द्वारा ही संभव होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे अगर किसी बच्चे के माँ बाप में से किसी की आँख भूरी है तो बच्चे की भी आँख भूरी हो सकती है। बाल घुंघराले हैं तो बाल भी घुंघराले हो सकते हैं। नाक के बारे में अगर बोल सकते हैं कि नाक भी माँ बाप के जैसे ही होती बच्चों की। तो इसके अतिरिक्त अन्य जो महत्वपूर्ण भाग है उसमें
सजीव कोशिकाओं के समग्र संगठक को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। और इसके पश्चात देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है कोशिकाओं का विभाजन दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोशिकाओं का विभाजन देखिए किस आधार पर किया गया है। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोषीय जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और जिसमें केंद्रक झिल्ली के साथ रहता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो देखिए सीधी बात है, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका में जो है वो केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक के उदाहरण जो हमको दिए हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीवाणु और नीले हरे शैवाल ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, और इसके अतिरिक्त मनुष्य कोशिकाएं ये सारी जो हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आती हैं। इसके पश्चात कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास और हैं, इसको हम देखेंगे। प्याज की कोशिकाओं का परीक्षण करते समय हमने देखा है कि खाली स्थान जो रहती है वो रिक्तिका कहलाती हैं, और रिक्तिकाएं जो हैं ये परीक्षण करने पे कलर्ड दिखती हैं, और इसमें कुछ रंजक उपस्थित होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। हरे रंग के क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहलाते हैं जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करते हैं। इसके पश्चात पादप एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो पादप जंतु कोशिकाओं की समानता और असमानता का हमको अध्ययन करना है। तो देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिनके बेस पे हमको अध्ययन करना है। कोशिका का भाग कैसा है, कोशिका झिल्ली तो पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति है तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है जो कि सेलुलोज की होती है, जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती। केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली के बारे में देखिए, केंद्रक झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित होती है, पादप में नहीं होती है। फिर कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होता है, और रिक्तिकाएं जो हैं वो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी थी, और कुछ पीछे कुछ डेफिनेशन वाले वर्ड दिए हुए हैं तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। कोशिका हमने पढ़ लिया सबसे पहले कि जंतु की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका झिल्ली कोशिका एक आवरण के भीतर होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, केवल पादप कोशिका में होती है। फिर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, तो ये हरे रंग के पदार्थ होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, जीन का वह भाग होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट के रूप में होते हैं, और ये मानवीय गुणों के वाहक होते हैं। तो इस प्रकार ये सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।